जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। और सभी को गुड आफ्टरनून। और फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए, देखते हैं कितने लोग लाइव आ चुके हैं। अभी तो ज़्यादा लोग लाइव नहीं आए हैं। एक बार शेयर कर दीजिए, तभी तो क्लास को स्टार्ट किया जा सकता है अच्छे से। एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। और देखते हैं कितने लोग लाइव आ चुके हैं। अभी 11 लोग लाइव आ चुके हैं। और एक बार शेयर कर दिए ताकि सभी लोग आ जाएं, तब क्लास को अपने स्टार्ट किया जाए, ठीक है, बिना देरी करते हुए। एक बार शेयर जरूर करें। गुड आफ्टरनून सभी को। शेयर करिए भाई सभी लोग। आज तो संडे है, ठीक है, आज संडे है, कोई दिक्कत भी नहीं है। सभी लोग 1 मिनट का टाइम लेते हैं और एक बार शेयर करिए आप लोग, ठीक है। सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि क्लास को शुरू किया जाए, क्योंकि जो चीज़ें छूट जाएंगी फिर उसमें दिक्कत होगा, ठीक है। अगर बीच में कोई ज्वाइन करता है तो वो चीज़ें थोड़ा दिक्कत करेंगे, ठीक है। और आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आज हम इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। उन पे ही हम ज़्यादातर फोकस करेंगे। और उन डेफिनेशन से जो जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, बीच में मैं उनको बताता चलूंगा कि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो आप वहाँ पर आप उसको नोट करेंगे, ठीक है। तो आपका इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही चीज़ें क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें मैं क्लास में ही समझा के और याद करवा के जाऊंगा, ठीक है। बस आप चीज़ों को कंसंट्रेट होकर के देखिए, समझिए, ठीक है। एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई लोग, आप लोग शेयर करिए। 22 लोग हैं अभी इसमें, ठीक है। शेयर कर दीजिए एक बार। पहली क्लास में तो अच्छे खासी संख्या थी, अभी तो 50 लोग भी नहीं हुए हैं। आशुतोष सिंह कह रहे हैं स्पीड में पढ़ाइएगा। अरे आपको स्पीड में पढ़ा देंगे तो बाकी लोग तो ऐसे ही चले जाएंगे ना, बाकी के तो बाउंसर मार देगा तो उनको समझ में नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर सबको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है इसमें कंसेप्ट रहते हैं, ठीक है, उसमें दिक्कत रहती है। तो स्पीड का कोई वो नहीं है। शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, ठीक है। कि बहुत कम लोग जुड़े हैं, आज तो संडे भी है तो छुट्टी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शेयर करिए आप लोग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और एक बार पुनः आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा आपका, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस के बारे में, ठीक है। किसकी? इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में जो जो मैंने आपको बताया एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आप रिलेट कर सके। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पहले सिलेबस बताया था, ठीक है। सिलेबस आशा करता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। उसी को हम दृष्टिगत रखते हुए अपने जो सेशन है उनको करेंगे। तो पहले आपको लेक्चर में मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है, कैसे, किस शब्द का, इकोनॉमिक किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा के शब्द ओकियोनोमिक, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। और ये दो शब्दों में ब्रेक हो जाता है, ओकियोस और नोमोस, ठीक है। ओकियोस का मतलब होता है ए हाउस होल्ड, मतलब एक गृहस्थी। और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन, मतलब एक गृहस्थी का किस प्रकार से आप प्रबंधन करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है, फिर उसके बाद आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। और आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं का कंसेप्ट यानी कि अवधारणा किसने दी थी? तो वो दी थी आपके मार्शल ने, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल ने आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं की जो अवधारणा दी थी वो दी, ठीक है, उन्होंने दी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था ह्यूमन बॉन्ड्स क्या होती हैं, उनके बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको अर्थशास्त्र के 10 सिद्धांत जो कि अति महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा की, जो कि मैनकिस नामक अर्थशास्त्री ने दिए थे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थशास्त्र के कितने सिद्धांत है, तो 10 है, ठीक है। किसने दिया? तो मैनकिस ने दिया, ठीक है। तो इतनी सब चीजों के बारे में पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब आज के इस जो सेशन है, लाइव सेशन है, इसमें हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। वो तो हमने डिस्कस कर लिया था। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक की भी बात करेंगे और इसमें हम डेफिनेशंस की बात करेंगे। तो डेफिनेशंस के क्रम में, ठीक है, मतलब कि समय समय पर अनेक अर्थशास्त्री हुए, ठीक है, उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र संबंधी अपनी परिभाषाएं दी, ठीक है। उसी क्रम में आपके जेएम कीन्स नामक एक अर्थशास्त्री हुए, ठीक है।
तो उस समय क्या होता था कि जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं थी उनमें काफी सारे मतभेद थे, ठीक है। जो विभिन्न अर्थशास्त्री थे, ठीक है, उनमें उनकी परिभाषाओं को लेकर के काफी मतभेद थे। यानी कि एक अर्थशास्त्री दूसरे अर्थशास्त्री के द्वारा जो परिभाषा अर्थशास्त्र की दी गई थी उस समय, ठीक है, ये 1700, 1800, 1900 शताब्दी की बात है, ठीक है। उस समय क्या होता था, आपस में मतभेद होता था। वो एक दूसरे की परिभाषाओं में कमी ढूंढते रहते थे कि आपने इस चीज को नहीं बताया, आपने इस चीज को नहीं बताया। तो बहुत सारी क्या थी, मतलब उसमें एक दूसरे में मतभेद थे। तो उसी क्रम में, ठीक है, अध्ययन की सुविधा के लिए, उसी क्रम में अध्ययन की सुविधा के लिए हम अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 4 क्रम में विभाजित करते हैं, ठीक है। और एक आप क्या कहते हैं उसको, स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, ठीक है। एक आपके अर्थशास्त्री हुए इकोनॉमिस्ट, ठीक है, इकोनॉमिस्ट हुए आपके, एक अर्थशास्त्री हुए जे.एम. कीन्स, ठीक है, जे.एम. कीन्स, ठीक है। इनका क्या स्टेटमेंट था, इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं ने अपना गला घोट लिया, ठीक है। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं ने अपना गला घोट लिया, ठीक है। इन्होंने कहा, बताया था, अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया, ठीक है। अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है बोर्ड एग्जाम में कि यह स्टेटमेंट बताइए किसका है कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया उस समय क्या था कि जो परिभाषाओं को लेकर अर्थशास्त्रियों में बहुत सारे मतभेद थे, ठीक है। तो जे.एम. कीन्स एक अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया। तो ये स्टेटमेंट आपको नोट डाउन कर लेना है, 1 नंबर में बहुविकल्पी में क्वेश्चन बन सकता है। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में ये रह गया था। एक पॉइंट क्या है कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है, सामाजिक विज्ञान की रानी भी कहा जाता है। यानी कि इकोनॉमिक्स इट इज आल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। तो क्वीन ऑफ सोशल साइंस भी इसको कहा जाता है, ठीक है, क्वीन ऑफ साइंस, ठीक है। इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस कहा जाता है। क्यों? ठीक है। अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है, सामाजिक विज्ञान की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखकर चले, ठीक है। तो ये मतलब कि उसकी क्या थी, भूमिका थी परिभाषाओं को। तो परिभाषाओं को इतना आप लोग नोट कर लीजिए, नोट नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार जरूर शेयर कर दीजिए आप लोग, लगभग 100-150 लोग आ जाए तो मुझे भी ऊर्जा मिलती है आप लोग को कंसेप्ट देने में, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग शेयर करते हैं और काफी संख्या रहती है, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए, अब बात करेंगे कि जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं थी, ठीक है, अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं थी, क्योंकि मैंने बताया आपको बहुत सारे मतभेद थे, ठीक है, अर्थशास्त्रियों में। तो अध्ययन की सुविधा के लिए हम अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। तो 4 भाग कौन कौन से हो गए, मतलब कि डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस पे 4 भाग में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, पहले में हम क्या करेंगे कि जो अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पहले में क्या हो जाएगा, धन संबंधी परिभाषाएं, धन संबंधी परिभाषाएं, ठीक है, धन संबंधी परिभाषाएं। दूसरे में हम बात करेंगे भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाएं, ठीक है, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाएं,
ठीक है, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाएं। तीसरा प्रकार है, तीसरी जो मेन हेडिंग आपकी रहेगी, तीसरे में बात करेंगे आपकी, ठीक है, दुर्लभता संबंधी या सीमित संसाधनों के लिए जो परिभाषा दी थी किसने, लियोलिन रॉबिन्स ने दी थी। ठीक है, दुर्लभता संबंधी जो परिभाषा थी, ठीक है, ठीक है, दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। और चौथे में आपकी बात करेंगे विकास केंद्रित परिभाषाएं, विकास केंद्रित परिभाषाएं। ठीक है, विकास केंद्रित परिभाषाएं। ठीक है, विकास केंद्रित परिभाषाएं। तो चार प्रकार से बेसिकली हम इसको विभाजित करते हैं डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स को, यानी कि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को। पहली आपकी हो गई धन संबंधी परिभाषा, यानी कि डेफिनेशंस रिलेटेड टू द वेल्थ। ठीक है, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाओं मतलब कि मटेरियल या वेलफेयर डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद आप बात करेंगे दुर्लभता संबंधी, यानी कि जो स्केयर की जो रिलेटेड डेफिनेशन है, जो स्केयर रिसोर्सेज उसके संबंध में जो आपकी परिभाषाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर विकास केंद्रित यानी कि ग्रोथ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं धन संबंधी परिभाषाएं। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आगे देखिए, अब बात करेंगे हम इसकी धन संबंधी परिभाषाओं के बारे में। ठीक है, धन संबंधी परिभाषाएं, धन संबंधी परिभाषाएं। धन संबंधी परिभाषाएं, ठीक है, धन संबंधी परिभाषाएं या यूं कह लीजिए कि जो वेल्थ जो डेफिनेशंस थी, ठीक है, रिलेटेड टू द वेल्थ डेफिनेशन, ये किसने दी थी, एडम स्मिथ ने। तो अर्थशास्त्र का जन्म या अर्थशास्त्र की न्यू या उसकी जो मतलब पिता कहे जाते हैं वो एडम स्मिथ है। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ है। ठीक है, तो 1900 या 1776 में 1776 में एडम स्मिथ नामक एक अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दी, वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर काजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में बताया कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्री का क्या नाम है, 1776 में आपके क्या एक अर्थशास्त्री हुए, कौन, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ हुए। इन्होंने, इनकी पुस्तक का क्या नाम था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर काजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो शॉर्ट में क्या कहते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम था। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए बताया कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, तो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि स्टेटमेंट या कथन किसका है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो ये एडम स्मिथ का कथन है। ठीक है, जो वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन है, एडम स्मिथ हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कब आई, 1776 में आई। ठीक है, अब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, वेल्थ ऑफ, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी क्या हो गई, बुक हो गई। ठीक है, साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, क्या है, जो अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, आप इंग्लिश के जो स्टूडेंट है लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ये स्टेटमेंट किसका है, आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट एडम स्मिथ का है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद और अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने धन संबंधी परिभाषाएं दी, जैसे कि आपके हो गए प्रोफेसर सीनियर। इन्होंने बताया कि राजनीतिक अर्थशास्त्र क्या है, राजनीतिक अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री
धन है, मतलब सुख नहीं है अभी तो क्या है, धन है। ठीक है, सबने क्या लिख दिया, धन पर ही बल दिया। उसके बाद जेसी मिल हुए, फिर उसके बाद ठीक है ये सब अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने मतलब कि अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाएं दी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब इनकी परिभाषाएं दी इन्होंने, फिर उसके बाद इनकी परिभाषाएं कुछ विशेषता थी। मतलब एडम स्मिथ ने धन पर ही क्या दी, बल दिया। ठीक है, धन पर ही ज्यादातर फोकस किया और इन्होंने आर्थिक मनुष्य की कल्पना कर डाली। क्या कर डाली, आर्थिक मनुष्य की कल्पना कर डाली। ठीक है, तीसरा बिंदु क्या है, इनकी परिभाषाओं की विशेषताओं में आगे हम डिस्कस करेंगे पीपीटी के माध्यम से, लेकिन आप अभी इस बात को सुनिए, समझिए, कंसंट्रेट होकर, तो चीजें आपको याद हो जाएंगी, लिखा हुआ तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा बिंदु क्या था, तीसरा बिंदु ये था, इन्होंने धन को ही सुख का साधन मान लिया, धन को ही सुख का एकमात्र साधन मान लिया। ठीक है, तो ये सब बिंदु थे इनके, क्या विशेषताएं थी इनकी धन संबंधी परिभाषा है किसकी, एडम स्मिथ की। फिर उसके बाद आपके जो 19वीं सदी में आपके मार्शल एक अर्थशास्त्री हुए, जैसे कि मैंने आपको पहले फ्लो चार्ट में बताया था, मार्शल ने अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी और इन्होंने बताया कि जो मतलब कि एडम स्मिथ की जो परिभाषा है उसकी आलोचना की और बताया कि जैसे कि इन्होंने धन पर ही बल दिया तो उससे धन पर ही सब कुछ नहीं है, भौतिक कल्याण के बारे में भी फोकस करना चाहिए। और इन्होंने मतलब कि धन के प्राप्त के साधनों की उपेक्षा की। ठीक है, किसने, एडम स्मिथ ने। ठीक है, तो ये बताया कि धन केवल मतलब कि किन किन साधनों से प्राप्त हो सकता है ये नहीं बताया था, किसने, एडम स्मिथ ने। तो इस तरह कई सारी आलोचनाएं की किसने, मार्शल ने। ठीक है, तो ये सब बातें अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए पीपीटी के माध्यम से देखते हैं इतनी चीजें, जो मेन कोर पॉइंट है ये आप नोट कर लीजिए। 1776 में इनकी बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की। ठीक है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ये किसका कथन है, एडम स्मिथ का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट। ठीक है, शेयर कर दीजिए। अब देखिए अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, अध्ययन की सुविधा के लिए क्या किया जाता है कि जो अध्ययन के लिए सुविधा के लिए आप चीजों को आसानी से ऑर्गेनाइज कर दे। ठीक है, सिस्टमेटिक रूप से उनको अगर हम क्लासिफाई कर दें तो उसमें चीजें हमको आसानी से समझने और पढ़ने में समझने में क्या होता है, सुविधा होती है। तो उसी के लिए अध्ययन की सुविधा के लिए अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 4 वर्गों या भागों में बांटा। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली क्या होगी, धन संबंधी, फिर विकास, भौतिक कल्याण संबंधी, फिर उसके बाद आपकी आ जाती है दुर्लभता, जो संसाधन है उससे रिलेटेड, फिर उसके बाद आपकी आ जाती है विकास संबंधी परिभाषाएं, और अंत में एक परिभाषा और जो भारतीय अर्थशास्त्री थे जेके मेहता, उनकी भी परिभाषा पढ़ेंगे क्योंकि वो उससे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए धन संबंधी परिभाषा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, धन संबंधी परिभाषा किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी। कब दी थी, इनकी पुस्तक आई थी 1776 में, 1776 में। ठीक है, 1776 में, ये ईयर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक का नाम था, किसकी, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये पुस्तक इनकी नाम था और ये वेल्थ ऑफ डेफिनेशन किसने दी थी, तो ये एडम स्मिथ ने दी थी। ठीक है, एडम स्मिथ, उन्होंने बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मैं चीजों को 2-3 बार बता रहा हूँ जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप क्लास में ही आपको समझ में आ जाए और आपके दिमाग में बैठ जाए। एक बार आप नोट्स बना लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, चीजें आपसे कहीं नहीं जाएंगी। ठीक है, दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगी। तो ठीक है, इतना आप ध्यान कर लीजिए। ठीक है, बता चुका हूँ हालांकि। अब बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की ओर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि अर्थशास्त्र का जन्म। ठीक है, अर्थशास्त्र का जन्म या अर्थशास्त्र की कब न्यू या बेसिक उसकी फाउंडेशन किसने रखी, तो अर्थशास्त्र का जन्म 1776 में। ठीक है, ये ईयर आप लोग जरूर याद करिए, ये सन जरूर याद करिएगा कि क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, ठीक है, अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की जो पुस्तक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम था। ठीक है, नामक पुस्तक के प्रकाशन से हुआ। ठीक है, अर्थशास्त्र का जन्म किससे हुआ, एडम स्मिथ की पुस्तक कब आई थी, 1776 में। ठीक है, उनकी पुस्तक के ही आने से अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर काजेस ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है,
जिस कारण, ठीक है, जिस कारण एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक मतलब अर्थशास्त्र के पिता, तो फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये आपके बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, ठीक है। जो जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुविकल्पी बन सकता है, 1 नंबर में बन सकता है, तो आप लोग उसको नोट करिए, वहीं पर इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, 1 मार्क लिख दीजिए, या बहुविकल्पी जो भी आपको समझ में आया वो लिख दीजिए। जब आप चीजों को रिवाइज करेंगे तो पता चल जाएगा, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। एक बार भाई आप शेयर कर दिए, ठीक है, ठीक है, शेयर कर दिए एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए एडम स्मिथ के अनुसार, एडम स्मिथ ने क्या बताया, ठीक है, एडम स्मिथ ने बताया कि, फिर से एक बार लिख देता हूं, एडम स्मिथ स्मिथ ने बताया कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ठीक है, धन का विज्ञान, ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा एडम स्मिथ के अनुसार लिखिए, तो आप हेडिंग डालेंगे एडम स्मिथ के अनुसार, ठीक है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और इंग्लिश में अगर आपको अच्छे मार्क पाने हैं तो इंग्लिश में अगर आप इतना लिख देते हैं, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, एक अलग इंप्रेशन जमेगा आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर और जो आपका एग्जामिनर है, ठीक है। आप इतना नोट कर चुके होंगे, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखते हैं स्लाइड के माध्यम से, लिखा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ठीक है। अभी मैंने बताया इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन, क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक में बताया अर्थशास्त्र में राष्ट्रों की संपत्ति के स्वरूप तथा इसके कारणों की जांच की जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। जो इनकी पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन में, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या बताया कि अर्थशास्त्रों में राष्ट्रों की संपत्ति के स्वरूप तथा इसके इनके कारणों की जांच की जाती है। राष्ट्रों में संपत्ति के स्वरूप मतलब कि जो नेशन है, पूरा आपका पूरा जो राष्ट्र है, पूरी कंट्री है, ठीक है, उसमें जो संपत्ति या अथवा धन भी, ठीक है, संपत्ति या धन के जो विभिन्न स्वरूप है, विभिन्न रूप हैं, उनके उनके कारणों की जांच की जाती है। वो क्यों है, कॉज क्या है, उनके कारण क्या है, उनकी जांच की जाती है। ये स्टेटमेंट इनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में लिखा था, किसकी, एडम स्मिथ के, ठीक है। फिर इसके अतिरिक्त जेबी से मिल, प्रोफेसर सीनियर और जे एस मिल नामक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाएं दी, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। ज्यादा आपको कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो जो फैक्ट चीजें हैं, जो रिलेवेंट है आपके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे ही संबंधित चीजें लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स लिखेंगे मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो कुछ समझ में आता है सब कुछ उसमें काथा लिख देते हैं, उससे आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। सॉलिड लिखिए, कम लिखिए, लेकिन रिलेवेंट लिखिए, ठीक है। तो इतना आपको नोट कर लेना है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है। और एक बार शेयर कर दिया, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं भाई, ठीक है, शेयर कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, फिर उसके बाद अब अर्थशास्त्र की जो धन संबंधी परिभाषा दी थी किसने, एडम स्मिथ ने। इनकी विशेषताएं देखिए, ठीक है, विशेषताएं लिखने को आपको आ जाएगा, ठीक है। यदि लॉन्ग में पूछेगा तो आपसे धन संबंधी परिभाषा पूछेगा अर्थशास्त्र की, फिर विशेषताएं पूछेगा, फिर उसमें आलोचनाएं पूछेगा, ठीक है। 3 कंपोनेंट या 3 पार्ट में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे यदि लघुत्तरी में आता है, ठीक है, लघुत्तरी यानी कि 4 अंक में प्रश्न बनता है, तो उसमें केवल आपसे परिभाषा पूछ लेगा या तो विशेषता या आलोचना, एक चीज, ठीक है। तो विशेषता में पहली विशेषता क्या थी कि इन्होंने धन पर ही बल दिया, धन पर ही बल दिया, धन पर बल दिया, ठीक है, ठीक है, धन पर ही बल दिया। अभी क्यों दिया ये भी बताऊंगा, हालांकि मैं बता चुका हूं। फिर धन क्या है, सुख का एक मात्र साधन है। धन क्या है इनके अनुसार, किसके, एडम स्मिथ के अनुसार धन क्या है, धन एक सुख का
मात्र साधन है। ठीक है। और एडम स्मिथ ने इनकी परिभाषाओं में इन्होंने आर्थिक मनुष्य की कल्पना कर डाली। ठीक है, आर्थिक मनुष्य की कल्पना, आर्थिक मनुष्य की कल्पना। ठीक है, आर्थिक मनुष्य की कल्पना। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, इन्होंने जो बताया कि मनुष्य की केवल आर्थिक क्रियाओं का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का। और इन्होंने भौतिक जो साधन है, जो मतलब कि आप जिनको स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है, भौतिक भौतिक जो साधन, उनको ही इन्होंने अपनी परिभाषाओं में शामिल किया। ठीक है, तो ये सब चीजें आइए अब स्लाइड के माध्यम से देखते हैं, तो फिर वहां में एक एक को आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए धन पर बल। ठीक है, एडम स्मिथ के अनुसार, याद रखिए एडम स्मिथ के अनुसार इन्होंने धन संबंधी परिभाषा दी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थात इनके अनुसार, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, धन है। या अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का केंद्र बिंदु क्या है, धन है। ठीक है, यानी कि धन से ही सभी चीजें क्या होती हैं, संचालित होती हैं इनके अनुसार। ठीक है, फिर उसके बाद धन में केवल भौतिक वस्तुओं का समावेश, जैसा कि मैंने आपको बताया धन में केवल, मतलब कि इन्होंने बताया धन ही क्या है, अर्थात धन का विज्ञान है। और धन में किन चीजों को इन्होंने समावेशित किया, किन चीजों को रखा, इन्होंने क्या रखा, जो चीजें आप स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, उन चीजों को इन्होंने भौतिक वस्तुओं के केवल समावेश किया। ठीक है, फिर उसके बाद सुख का साधन, और इन्होंने बताया धन मात्र केवल एक सुख का साधन है। हालांकि इसके बाद ये जो बिंदु थे आपके, धन में केवल भौतिक वस्तुओं का समावेश, इसकी आलोचना हुई, किसने, मार्शल ने की। फिर उसके बाद सुख का साधन धन है, इसकी भी आलोचना हुई। आर्थिक मानव की कल्पना, इसकी भी आलोचना हुई। और व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित भी, इसकी भी आलोचना हुई। तो एक आप याद करने के लिए जो इनकी विशेषताएं हैं, जो इनकी विशेषताएं हैं, जैसे धन पर बल, धन में केवल भौतिक वस्तुओं का समावेश, सुख का साधन क्या है, इन्होंने धन को माना। ठीक है, आर्थिक मनुष्य की कल्पना कर डाली, और व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में इन्होंने कोई भी अंतर स्पष्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये सब आगे चलकर इनकी क्या हुई, आलोचनाएं बनी। ठीक है, ये सब इनके कारण बने। ठीक है, सुख का साधन धन, मतलब इन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति के पास धन है वही केवल सुखी है, और जिसके पास धन नहीं है वो सुखी नहीं है। लेकिन जब मार्शल ने बताया, आगे हम डिस्कस करेंगे, मार्शल ने बताया कि धन क्या है, एक मतलब कि कुछ समय के लिए सुख का साधन हो सकता है, लेकिन जो सुख है ये क्या है, मनोवैज्ञानिक स्थिति है, मनोवैज्ञानिक स्थिति है। धन होने से सुख मिल जाए ये संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित, मतलब कि व्यक्तिगत हित मतलब कि जो व्यक्ति केवल निजी स्वार्थ के लिए, अपने लिए, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट से क्या होता है, उससे प्रेरित होकर के, अपने स्वार्थ के लिए प्रेरित होकर के जो आर्थिक क्रियाएं, जो काम करता है, उसके बारे में बताया। और सामाजिक हित के बारे में नहीं बताया। सामाजिक हित मतलब जैसे कि सेवा, परोपकार, ठीक है, या किसी की हेल्प करते हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया। तो इन्होंने सामाजिक हित और व्यक्तिगत हित, या व्यक्तिगत हित या सामाजिक हित में कोई भी परस्पर विरोध नहीं किया। ठीक है, तो ये सब आगे चलकर इनकी आलोचनाएं हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आलोचनाएं देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जो जो बिंदु आपकी विशेषताएं में थे, उन्हीं को क्या बन के आगे वो बने, आप उनकी विशेषताएं ही आगे चलकर क्या बनी, आलोचनाएं बनी। आइए देखते हैं। देखिए, धन पर आवश्यकता से अधिक बल। ठीक है, इन्होंने धन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया। ठीक है, और सब कुछ क्या कह दिया, धन ही क्या है, केंद्र बिंदु है, किसका, विशेष सामग्री किसकी, अर्थशास्त्र की। लेकिन मार्शल ने इनकी कटु आलोचना की, धन ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, भौतिक कल्याण भी, मनुष्य का भौतिक कल्याण भी, मतलब अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है, भौतिक कल्याण भी है, केवल धन कमाना नहीं। फिर उसके बाद धन का संकुचित अर्थ, धन का संकुचित अर्थ का मतलब यहाँ पर यह है कि इन्होंने केवल भौतिक वस्तुओं को ही इसमें समावेशित किया। अभौतिक वस्तुएं जैसे कि अध्यापक जो अध्यापन का कार्य करता है, वकील जो वकालत करता है, डॉक्टर जो डॉक्टरी करता है, इनकी जो सेवाएं हैं, इनकी जो सर्विसेज हैं, इनको इन्होंने धन नहीं माना। ठीक है, इसलिए जो धन का क्या हो गया, संकुचित अर्थ हो गया। तीसरा बिंदु क्या है, धन प्राप्त के साधनों की उपेक्षा, जैसा कि वही मैंने बताया, ये इससे कनेक्टेड है।
मतलब कि इन्होंने ये नहीं बताया धन किन साधनों से प्राप्त किया जा सकता है, किन तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। धन तो दोनों तरीके से, यानी कि कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। और इन्होंने ये नहीं बताया कि धन की किन तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी इनकी क्या हुई, आलोचना हुई, ठीक है। फिर उसके बाद आर्थिक मानव की दोषपूर्ण कल्पना। आर्थिक मानव का दोषपूर्ण कल्पना का क्या अर्थ है, इन्होंने ये बताया केवल जो मानव है, जो मनुष्य है, वो निजी हित यानी कि स्वहित से प्रेरित होकर के आर्थिक क्रियाएं करता है और अपनी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है। तो ये संभव नहीं था, ठीक है। और जो सामाजिक हित था, मतलब जो समाज सेवा होती है, ठीक है, वो इन्होंने नहीं बताया। तो आर्थिक मनुष्य की दोषपूर्ण कल्पना कर डाली, ये गलत था, ठीक है। फिर उसके बाद मानव कल्याण की उपेक्षा, ठीक है। मार्शल ने कौन सी डेफिनेशन दी थी, वेलफेयर यानी कि मनुष्य के कल्याण संबंधी। और मानव कल्याण की उपेक्षा इन्होंने की, मतलब इन्होंने केवल धन को ही बल दिया, ठीक है। इस संदर्भ में एक सुस्मांडी नामक आपके अर्थशास्त्री हुए, उनका एक स्टेटमेंट था कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, अपितु मानव कल्याण का, मतलब कि मानव कल्याण में वृद्धि करना भी है, ठीक है। तो सिस्मांडी ने ये अपना कथन दिया था। तो आप इसमें सिस्मांडी का कथन लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि मनुष्य के भौतिक कल्याण में वृद्धि करना भी होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कथन आप डाल सकते हैं। फिर धन व सुख में सीधा संबंध, धन व सुख में सीधा संबंध नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया। इन्होंने बताया धन ही क्या है, सुख का एकमात्र साधन है, नहीं। धन कुछ समय के लिए सुख का साधन हो सकता है, लेकिन सुख क्या है, एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, ठीक है। ये सुख क्या है, मनोवैज्ञानिक स्थिति है, ठीक है। तो ये सब क्या हुई, इनकी आलोचना हुई। आशा करता हूं ये आपको क्लियर होगा। तो एक सेगमेंट हमने अभी क्लियर किया है, वेल्थ डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे आपकी वेलफेयर डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि आपके अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, ठीक है। अब आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। भाई आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दिए। अब बात करेंगे भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाएं, वेलफेयर डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो वेलफेयर डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, ठीक है। किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। ये कब आए थे, ये 19वीं सदी में आए थे, ठीक है, 19वीं सदी में, ठीक है, 19th सेंचुरी, ये 19वीं शताब्दी में आए थे, ठीक है, 19वीं शताब्दी में आए थे, ठीक है, 19th सेंचुरी में आए थे, ठीक है, 19th सेंचुरी में आए थे, ठीक है। एडम स्मिथ के किस में आए थे, 17वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि अर्थशास्त्र या राजनीतिक अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है, ठीक है। मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है, जो व्यक्तिगत या सामाजिक हितों की, मतलब की क्रियाओं का अध्ययन, उस क्रियाओं के उस भाग का अध्ययन करता है जो मतलब सीमित संसाधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। तो उन्होंने वेलफेयर के बारे में बताया था, ठीक है। और एडम स्मिथ के साथ और सारे जैसे अर्थशास्त्रियों, जैसे कि आपके पीगू हुए और, ठीक है, पेंशन हुए, तो ये सब अर्थशास्त्री थे जिन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन दी थी, ठीक है। तो काफी समय तक इनकी जो परिभाषाएं थी वो मान्य रही थी, लेकिन सबका अंत होता है, सबका समय होता है। फिर इसके बाद आपके लियोलिन रॉबिन्स आए, उन्होंने आपकी स्कैरसिटी डेफिनेशंस दी, ठीक है, लेकिन इनकी डेफिनेशन कुछ हद तक सही थी। जब हम अंतर पढ़ेंगे किसकी, जो आपकी वेलफेयर डेफिनेशंस और स्कैरसिटी यानी कि जो रॉबिन्स की डेफिनेशन थी उनमें, तो चीजें आपको और क्लियर होंगी। इनकी जो डेफिनेशन थी वो किस पर बेस्ड थी, इनकी डेफिनेशन जो थी वो आदर्शवादी थी। इनकी जो परिभाषाएं थी, किसके, अल्फ्रेड मार्शल की जो परिभाषाएं थी वो आदर्शवादी थी, ठीक है, आदर्शवादी थी, आदर्शवादी थी, ठीक है। इनकी परिभाषाएं कैसी थी, आदर्शवादी थी, ठीक है। तो अब आइए पीपीटी के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। अब देखिए अल्फ्रेड मार्शल 1842 से लेकर के 1924, मतलब ये इनका कार्यकाल था, ठीक है, ने धन के स्थान पर मनुष्य व उसके कल्याण यानी कि वेलफेयर पर बल दिया। अब देखिए एडम स्मिथ ने वेल्थ के बारे में बताया, एडम स्मिथ ने वेल्थ के बारे में बताया, एडम स्मिथ ने किसके बारे में बताया, वेल्थ के बारे में। अब इस वेल्थ को
किस पे शिफ्ट कर दिया, वेल्थ को शिफ्ट कर दिया वेलफेयर के बारे में, ठीक है, वेलफेयर, वेलफेयर पर शिफ्ट कर दिया। किसने शिफ्ट कर दिया इस वेल्थ को, वेलफेयर को, वेल्थ को वेलफेयर में किसने बदल दिया, ये बदल दिया किसने, अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने। ये अंतर आपको स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ कि वेल्थ किसने, ये एडम स्मिथ थे, ठीक है, एडम स्मिथ थे। वेल्थ के बारे में जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था वह किसने दिया था, एडम स्मिथ ने। और जब मार्शल आए तो उन्होंने वेल्थ को वेलफेयर में बदल दिया, वेल्थ को वेलफेयर में बदल दिया। और ये कंसेप्ट किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। तो इतना ये बेसिक चीजें हैं आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए दूसरी जो परिभाषा है वो पहली परिभाषा से लिंक है, मतलब जुड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि उन्हीं जो कमियां थी उन कमियों को उन्होंने दूर किया, ठीक है, फिर उनकी परिभाषा में कुछ कमियां थी, अगले ने किसी ने दूर किया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इसका। अब बढ़िए आगे, ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि मार्शल, अब मार्शल ने किस प्रकार से परिभाषित किया, ठीक है, तो मार्शल ने सन 1890 में, ठीक है, 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, इनकी भी भाई एक पुस्तक थी, जैसे वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी थी, एडम स्मिथ की, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक थी, एडम स्मिथ की। तो एडम स्मिथ की पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक उसी प्रकार प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहां से क्वेश्चन आपका 1 नंबर का बनेगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, ठीक है, तो बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक थी, अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक थी। कब प्रकाशित हुई, 1890 में हुई, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए क्या कहा कि अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि राजनीतिक अर्थशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र, या यहां पर आगे बढ़ा लीजिए, राजनीतिक अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मानव जीवन के साधारण, ठीक है, इतना आपको ऐड करना है, फिर यहां से आपको कंटिन्यू करना है। तो राजनीतिक अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है, या व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका भौतिक सुख, यहां पर भौतिक सुख होगा, भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपयोग में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। तो ये किस भाग की जांच करता है, ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं मानव जीवन की, तो मानव जीवन की उन क्रियाओं जो मतलब कि भौतिक सुख के साधन है, उनकी प्राप्ति और उनके उपयोग, मतलब पहले प्राप्त करना फिर उनको यूज करना, उनमें क्या रिलेशन है, उनमें क्या घनिष्ठ संबंध है, उनकी जांच करता है कौन, राजनीतिक अर्थशास्त्र अथवा अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई किसकी, अल्फ्रेड मार्शल की, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अर्थशास्त्री जो इनके संबंध में और परिभाषा दी, जैसे कि पीगू, पीगू के शब्दों में अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, और आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है, ठीक है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। लेकिन ये आगे चलकर क्या हुआ, गलत हुआ। किसने गलत किया, रॉबिन्स ने गलत किया, लियोलिन रॉबिन्स ने इसको गलत ठहराया, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई पीगू के शब्दों में, ठीक है, पीगू के शब्दों में इन्होंने क्या बताया, आर्थिक अर्थशास्त्र सामाजिक आर्थिक जो कल्याण है वो क्या है, सबकी जो आर्थिक कल्याण है वो सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। मतलब कि जो आर्थिक कल्याण है वो किसका भाग है, सामाजिक कल्याण का, और जिसको किसके द्वारा मापा जा सकता है, मुद्रा के द्वारा। ये किसने कहा, पीगू ने कहा, ये स्टेटमेंट आ सकता है। इसके अतिरिक्त कैनन, बेब्रिज और पेंसन नामक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी, ठीक है। तो ये आपका पीयू के शब्दों में और जो अन्य अर्थशास्त्री हुए उनके बारे में बताया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब देखिए मार्शल की परिभाषाओं की विशेषता। अब मार्शल ने क्या कहा, भौतिक जो कल्याण है उसके बारे में इन्होंने बताया, ठीक है, और इन्होंने बताया धन को किस पे शिफ्ट कर दिया, वेलफेयर पे, वेल्थ को किस पर शिफ्ट कर दिया, वेलफेयर पर, यानी कि मनुष्य के कल्याण पर, ठीक है। तो जो कमियां थी कि धन में इन्होंने मतलब कि
को पीछे रख करके मनुष्य के भौतिक कल्याण के बारे में बताया। और जो मतलब कि जो एडम स्मिथ ने जो अपनी परिभाषाओं में जो गलतियां की थी उनको इन्होंने सुधारा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, मानव जाति का अध्ययन, ठीक है, इनकी परिभाषाओं में मैंने बताया था राजनीतिक अर्थशास्त्र, इसके अनुसार एल्फ्रेड मार्शल के अनुसार राजनीतिक अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था मानव जीवन के साधारण व्यवसाय के उस भाग का अध्ययन है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं की जांच की जाती है, जिसमें क्या मनुष्य जो भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति तथा उनके उपयोग में क्या है घनिष्ठ संबंध है। तो मानव जाति का अध्ययन करते हैं इसमें। मानव जाति का अध्ययन इसमें मतलब कि इसको परिभाषित करते हुए जो मार्शल थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया था कि जो धन है मनुष्य के लिए, धन मनुष्य के लिए, मनुष्य धन के लिए नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन्होंने बताया धन जो है, धन मनुष्य के लिए है, ना कि धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसका था? ये मार्शल का था, ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल। ये मार्शल ने बताया था, ठीक है। तो ये इसमें आप स्टेटमेंट लिख दीजिए, ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए अलग से, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा जो इनकी विशेषता है जीवन का साधारण व्यवसाय, ठीक है। जीवन का साधारण व्यवसाय मतलब कि इनमें मनुष्य अपनी जो आर्थिक क्रियाएं करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसका अध्ययन इन्होंने बताया। हालांकि ये चलकर इन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि साधारण व्यवसाय और असाधारण व्यवसाय में क्या अंतर है। इन्होंने ये बात स्पष्ट नहीं की, जो आगे चलकर इनकी क्या बनी, कमी बनी, और इसकी आलोचना किसने की? थियोडोर रॉबिन्स ने की, ठीक है। ये दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु क्या है? सामाजिक वास्तविक तथा सामान्य मनुष्य का अध्ययन। इन्होंने अपनी परिभाषाओं में जो बताया कि इसमें किन मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है, या उन मनुष्यों से जो संबंधित क्रियाएं हैं जो सामाजिक हो, वास्तविक हो, पॉजिटिव हो और सामान्य मनुष्य हो। और इन्होंने ये बताया, इन्होंने अपनी परिभाषाओं में ऐसे मनुष्य को सम्मिलित नहीं किया जैसे कि साधु संत या उनसे संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उन्होंने इनमें इंक्लूड नहीं किया। इन्होंने सामाजिक मनुष्य को सम्मिलित किया और वास्तविक मनुष्य और जो सामान्य होते हैं इन ऐसे मनुष्यों की इन्होंने अपनी परिभाषाओं में जगह दी, ठीक है। फिर उसके बाद व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन। व्यक्तिगत मतलब जो निजी हित से प्रेरित होकर के जो आदमी क्रिया करता है अपने स्वार्थ के लिए, और सामाजिक मतलब जो समाज के लिए करता है, ठीक है, जैसे किसी की सेवा कर रहा है, किसी की हेल्प कर रहा है, किसी के मतलब कि जैसे कि पूजा करते हैं, ठीक है, किसी की हेल्प करते हैं, परोपकार करते हैं, ठीक है, तो वो सब समाज में जो समाज की हेल्प करते हैं उनमें इन्होंने बताया, दोनों को इसमें इन्होंने सम्मिलित किया, ठीक है, व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन। फिर उसके बाद मानव के भौतिक कल्याण का अध्ययन बताया। मानव के भौतिक कल्याण का अध्ययन मतलब कि जो भौतिक सुख के साधन है उसके बारे में इन्होंने बताया, ठीक है, भौतिक, क्योंकि इनकी परिभाषा का मेन बिंदु क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाएं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इनकी विशेषता में विज्ञान तथा कला। इन्होंने बताया कि जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स है, वो साइंस एंड आर्ट बोथ है। क्या है? बोथ है। मतलब कि विज्ञान कैसे, विज्ञान ये बताता है कि कौन चीज कैसे सुव्यवस्थित और सुसंगठित क्रमबद्ध तरीका जो है, ठीक है, वो विज्ञान के बारे में बताता है। कुछ नियम है, ठीक है, नियम हम पढ़ेंगे, वो उस हिसाब से क्या है विज्ञान। कला यानी कि कौन चीज कैसे करनी है, ठीक है, कौन चीज कैसे आपको करनी है, वो कला। इन्होंने साइंस और इन्होंने आर्ट को दोनों को बताया, ठीक है। फिर उसके बाद साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या है कि नॉर्मेटिव और पॉजिटिव, वास्तविक और आदर्श आत्मक दोनों ही विज्ञान है। पॉजिटिव का मतलब कि क्या है, और नॉर्मेटिव का मतलब कि क्या होना चाहिए, ठीक है, दोनों के बारे में इन्होंने साथ ही साथ बताया। अब आइए आगे देखते हैं इनकी आलोचनाओं के बारे में। मार्शल की परिभाषा की आलोचनाएं, ठीक है, आलोचनाओं का मतलब कि इनमें कौन कौन सी कमियां रही उसके बारे में आइए देखते हैं।
अब देखिए सन 1932 में लियोलिन रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को एक नए अंदाज में या नए अंदाज दृष्टिकोण से परिभाषित करते हुए मार्शल द्वारा जो दी गई परिभाषा की आलोचना की, जो निम्न है। जीवन के साधारण व्यवसाय का अर्थ स्पष्ट नहीं किया, मतलब कि किस तरीके से मनुष्य अपना व्यवसाय कर रहा है, ये इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, साधारण व्यवसाय और असाधारण व्यवसाय में इन्होंने अंतर स्पष्ट नहीं किया। तो ये आलोचना किसने की थी? लियोलिन रॉबिन्स ने। इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी? इसके बाद हम जो तीसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इन्होंने स्कैरसिटी डेफिनेशन दी। ठीक है, तो इनकी जो कमियां थी उन्होंने पूरी की। ठीक है, तो इन्होंने साधारण व्यवसाय का अर्थ स्पष्ट नहीं किया, यानी कि साधारण और असाधारण व्यवसाय में कोई भी अंतर स्पष्ट नहीं किया। फिर उसके बाद देखिए आगे, केवल भौतिक साधनों का अध्ययन नहीं है, इन्होंने बताया। किसने? लियोलिन रॉबिन्स ने बताया। अर्थात जो मार्शल थे, मार्शल ने केवल भौतिक साधनों को ही इनमें सम्मिलित किया। ठीक है, जैसे कि जो प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन लियोलिन रॉबिन्स ने इन्होंने बताया कि जो शास्त्र में भौतिक और अभौतिक यानी फिजिकल एंड नॉन फिजिकल जो धन है, जैसे कि नॉन फिजिकल में आपकी सेवाएं सर्विसेज आ जाएंगी, और अभौतिक में जो आप मतलब कि जो भौतिक जो स्पर्श कर सकते हैं वो चीजें इन्होंने बताया कि इनमें अध्ययन नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद केवल कल्याण को मापा नहीं जा सकता, इन्होंने बताया कि कल्याण को मापा जा सकता है, कल्याण को मापा जा सकता है, लेकिन कल्याण को मापा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितनी भी किसी का कल्याण कर दे, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसको धन से आप नहीं माप सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आप कार्य करते हैं, आर्थिक गतिविधियां करते हैं, ठीक है, किसी का श्रम करते हैं, उसको मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, तो इसको धन के द्वारा या कल्याण को मापा नहीं जा सकता है। फिर केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है, मतलब कि किसने? मार्शल ने बताया क्या है कि विज्ञान है और कला है, और साथ साथ ये भी बताया कि एक पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या है और नॉर्मेटिव का मतलब क्या होना चाहिए। उदाहरण के रूप जैसे आप समझिए कि एक समय में 12% जो मतलब जनसंख्या है भारत की, ठीक है, उदाहरण के रूप में खाली समझिए, एक समय में भारत की जो 12% जनसंख्या है, क्या है वो? मतलब कि बेरोजगार है। तो अर्थशास्त्र क्या कहता है इसमें? पॉजिटिव क्या है? अर्थशास्त्र ये बताता है कि जो 12% जनसंख्या है वो क्या है? वो बेरोजगार है, मतलब कि कितना जो डाटा है मेजर्ड है, ठीक है, जो एक्चुअल चीज क्या है वो यथार्थ के बारे में बताता है। पॉजिटिव साइंस, ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, 12% क्या है? बेरोजगार है। अब जो नॉर्मेटिव साइंस क्या है? आत्मक विज्ञान क्या बताता है कि ये जो मतलब कि जो 12% बेरोजगारी है ये नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ये बताता है ये नहीं होना चाहिए, ये बताता है कि ये नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्या है? अंतिम क्या है? अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। ठीक है, ये किसने बताया था? ये आदर्शात्मक विज्ञान है, किसने बताया था? मार्शल ने बताया था। लेकिन लियोलिन रॉबिन्स क्या कहते हैं? ये नहीं है, ये नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जो डेफिनेशंस थी इकोनॉमिक्स की, वेल्थ डेफिनेशंस और आपकी वेलफेयर डेफिनेशंस के बारे में बताया। अब देखते हैं जो जो चीजें मैंने आपको बताई वो चीज क्लियर हुई हैं कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। फिर जल्दी से हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस मैं आपसे करता हूं, आप उसको कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, बताइए चीजें समझ में आई आप लोग को? सुखबीर कह रहे हैं वेल्थ इज फॉर मनी एंड नॉट मैन फॉर वेल्थ बाय अल्फ्रेड मार्शल। मतलब इन्होंने ये बताया था कि जो मतलब कि धन क्या है? मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए। ठीक है, अब जल्दी से बताइए कि जो वेलफेयर डेफिनेशंस किसने दी थी और कब दी थी? ठीक है, वेलफेयर डेफिनेशंस किसने दी थी? कमेंट करके बताएं जल्दी से। वेलफेयर डेफिनेशंस किसने दी थी? कमेंट करके बताइए। हाँ, ऋषु वर्मा कह रहे हैं मार्शल की आलोचना नहीं समझ में आई। मार्शल की आलोचना नहीं समझ में आई। मार्शल ने देखिए जो चीजें इन्होंने बताया कि जो भौतिक कल्याण है उसके बारे में बताया, और इन्होंने बताया, मार्शल ने क्या बताया कि जो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव यानी कि
ये क्या है, मतलब कि पॉजिटिव का मतलब वास्तविक और आदर्शात्मक विज्ञान है। ठीक है, मतलब कि क्या चीज है और क्या होनी चाहिए, ये इन्होंने बताया, ये दोनों है। ठीक है, लेकिन जो जो इनकी कमियां थी, जो जो इनकी कमियां थी वो किसने दूर की, वो लियोलिन रॉबिन्स ने दूर की। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया, आलोचना क्या थी, इन्होंने केवल भौतिक सुख के साधनों को सम्मिलित किया। इन्होंने अभौतिक, जैसे कि जो टीचर अपनी सेवाएं देता है, डॉक्टर अपनी सर्विस देता है, ठीक है, तो इन्होंने अभौतिक वस्तुओं को समावेशित नहीं किया, तो ये इनकी आलोचना हो गई। इन्होंने क्या, भौतिक कल्याण पर ही बल दिया। और लियोलिन रॉबिन्स का कहना था भौतिक कल्याण ही सब कुछ नहीं है, भौतिक कल्याण का एक मनोविज्ञान है। ठीक है, तो ये सब इनकी आलोचना थी। आप वीडियो को फिर से देखिएगा, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आप बताइए कि जो मतलब अल्फ्रेड मार्शल थे, इनकी पुस्तक का क्या नाम था, अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक का क्या नाम था। ठीक है, जो पुस्तक थी, बुक किसकी थी, बुक बताइए इनकी, मार्शल की बुक का नाम, मार्शल्स बुक की बुक का क्या नाम था, मार्शल की बुक का क्या नाम था, बताइए फटाफट कमेंट करके। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रशांत सिंह कह रहे हैं प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल नहीं होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप लिखेंगे अगर बोर्ड एग्जाम में तो प्रिंसिपल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर थोड़ी सी गलती हो जाती है तो वो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मनीष कश्यप कह रहे हैं प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद बताइए कि जो वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएं। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और एक चैनल हम लोग का नया बना है, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी क्लास 11th एंड 12th, उसकी लिंक टेलीग्राम पे है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जब अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपकी क्लासेस उस पर शिफ्ट कर दी जाएंगी, और शेयर करिए। ठीक है, बताइए, हाँ एडम स्मिथ, प्रिंस सिंह बोल रहे हैं एडम स्मिथ, जिसु वर्मा बोल रहे हैं एडम स्मिथ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये बताइए वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कब आई थी, कौन सा ईयर था, सन बताइए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का, वेल्थ ऑफ नेशन कब आई थी। ठीक है, किस ईयर में आई थी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बताइए, हाँ शिवम कुर्मी ने लिखा है 1776, रिशु वर्मा 1776, मनीष कश्यप 1776। ठीक है, सभी को क्लियर है। ठीक है, हाँ तो इसी तरह आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, और अंत में जब आपके चैप्टर क्लियर हो जाएगा और उससे जो रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन जो बने हैं और पूछे जाने की संभावना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो इस टाइप से आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और नोट्स बनाएं और रिवीजन बहुत बार करें। ठीक है, तो चीजें आपको क्लियर होंगी। चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं और मिलेंगे न्यू सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंद।